चलिए आज मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है इस तालाब का पानी सड़ गया है। भले ही हम दोनों अलग अलग धार्मिक आस्था के लोग थे, इसके उपरांत भी सैयद एहसान रज़ा और मेरी दोस्ती 25 साल से अनवरत चल रही थी। इस बीच पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश बन गया। मुरादाबाद, अलीगढ़ और मेरठ में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। मलियाना कांड में पीएसी पर मुसलमानों को मारकर गंग नहर में फेंक देने के आरोप लगे, मगर हमारी दोस्ती अक्षुण्ण चलती रही। अब ये देश का दुर्भाग्य ही है कि हर समय देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में दो अलग मजहब के लोगों की दोस्ती कायम रखना थोड़ा मुश्किल काम तो है, मगर हम लोगों के बीच में एक मूक, अदृश्य, अलिखित समझौता सा था कि हम कभी किसी के मजहब पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, एक दूसरे के रीति रिवाज, जीवन शैली, पहनावे, खान पान पर चर्चा नहीं करेंगे और राजनीतिक बहस तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे इस अलिखित मूक समझौते से हमारे परिवार भी अच्छे तरह वाकिफ़ थे। इसलिए अगर मैं एहसान के घर जाऊं और उसकी बीवी आंगन में बैठकर बोटियां काट रही हो तो मुझे देखकर तुरंत वहां से हटा लेती थी। बकरा ईद पर न तो वो मुझे अपने घर आमंत्रित करता था, क्योंकि वह बलिदान देने का त्यौहार होता है, कुर्बानी देने का त्यौहार होता है, और ना ही मैं उसके घर दावत खाने जाता था। बस एक दूसरे से बांटकर जासूसी उपन्यास पढ़ना, साथ साथ फिल्में देखना, चौकड़ी लगाकर घंटों गप्पे मारना और आहे बगाहे भगत जी के छोले भटूरे, गुप्ता की जलेबियों का जायका लेना, यही हमारी दोस्ती का मूल आधार था। त्योहारों पर सपत्नीक एक दूसरे के घर जाते, मिठाइयाँ और सिवैयों का आदान प्रदान होता। दिवाली पर मैं उसके घर मिठाई पहुंचाता और ईद पर उसके घर से सिवैयाँ खाकर ही आता था। एहसान जब भी मेरे घर आता, माँ के पांव छूकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलता था। वैसे भी दुनिया में धार्मिक और राजनीतिक बहस और बातचीत करने के अलावा भी बहुत सारे विषय हैं। देख, तेरी दीवार पर जो पेंटिंग लगी है बड़ी खूबसूरत है। एलएमएल का स्कूटर बदल क्यों नहीं लेता यार, इसका तो नाम ही है ले मत देना। किक मारते मारते तेरे पांव टूट जाते होंगे। और देखना तो वो दिलीप कुमार की फिल्म लगी है, चल यार आज उसे देखने चलते हैं। क्या दिलीप कुमार ने धांसू एक्टिंग की है, गाने बड़े अच्छे हैं। इस साल गर्मी बहुत पड़ रही है, वगैरह वगैरह से लगाकर पीटर इंग्लैंड पर 40% की छूट चल रही है, या हल्दीराम का नया काउंटर खुला है, चल आज वहाँ मिठाई खाकर आते हैं। दुनिया भर की बातें हैं दिल बहलाने के लिए, मगर उसकी बीवी मार्केट से 45 डिग्री तापमान में सब्जियां लेकर आती और अपना काला शाह बुर्का उतारती तो उसका चेहरा गर्मी के मारे और पसीनों के मारे लाल भभूका हो जाता था। तब मुझसे मित्र से कहे बिना रहा नहीं जाता कि उसकी छोटी सी मासूम बेटी, जिसे मैं बेबी डॉल कहता था, पापा से शिकायत करती, अब्बू मुझे ही सर पर कपड़ा लपेट कर क्यों जाना पड़ता है, मोहल्ले की बाकी लड़कियां 2 चोटी लहराते हुए इठलाती हुई घूमती हैं। इन मजहबी पाबंदियों पर चर्चा तो करना चाहता था, मगर ये सारी बातें हमारी निषिद्ध श्रेणी में आती थीं। इन सारी विसंगतियों के उपरांत दोस्ती बदस्तूर चल रही थी और 25 सालों से चल रही थी, जब हम किशोर अवस्था में 16-17 साल के रहे होंगे और आज बड़ी उम्र की तरफ बढ़ रहे थे। रज़ा को अपने मजहब के भीतर अपनी ऊंची बिरादरी पर बड़ा नाज था।
कभी कभी सीना फुलाकर कहता, अरे हमारे पुरखों ने राज किया है इस मुल्क पर दोस्त, हम कोई कन्वर्टेड धुना जुलाहे मुसलमान नहीं हैं। हमारे पुरखे मंगोल थे, बादशाह के ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान फतेह करने आए थे। ये साले कन्वर्टेड मुसलमानों की औकातें क्या है हमारे सामने, हम तो इन्हें छोटी जात का समझते हैं। और मैं समझौते की सीमा लांघकर हंसता हुआ कहता, यार मैं तो सोचता था कि जातिगत ऊंच नीच केवल हिंदुओं में ही है, ये तो तुम्हारे यहाँ भी। सैयद एहसान रजा 5 भाई थे। सारे भाइयों में एहसान रजा ही ग्रेजुएट थे और शायद शिक्षा के कारण ही बाकी सारे परिवार से और भाइयों से थोड़ा उन्नत विचार रखते थे, आधुनिक विचार रखते थे। क्या पता इसीलिए मेरी उनकी दोस्ती इतने लंबे समय से चल पा रही हो। रज़ा का एक भाई जमील इसी मकान में ऊपर के माले पर रहता था और शेष 3 भाई अपने पुश्तैनी शहर मुरादाबाद में सेटल हो गए थे। वहीं उनके पिताजी रहते थे, जिन्हें सम्मान के साथ लोग हकीम साहब कहकर बुलाते थे। सबका अपना अपना काम धंधा रोजगार था और सभी औसतन मध्यम दर्जे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। एहसान का बेटा और बेटी दोनों ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। एहसान रजा के मकान की ऊपर की मंजिल पर रहने वाले उसके छोटे भाई जमील के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। जमील मजहबी विचारों का व्यक्ति था, नियमित 5 टाइम की नमाज अता करता और अपने काम धंधे में ही लीन रहता था। कभी इत्तेफाक से सामने पड़ जाता तो हमारी औपचारिक दुआ सलाम हो जाती थी। अगर मान भी लिया जाए कि मंझली कद काठी और दबे से रंग वाला उनका ख़ानदान मंगोलिया या अफ़गानिस्तान से भारत आया था, तो पूरे घर में बलूचों जैसी गोरी चमकदार चेहरे वाला तो एक ही शख्स था, और वो थी हमारी भाभी जान, यानी एहसान की बीबी शमीमा। बड़ी शानदार व्यक्तित्व की मालकिन थी शमीमा। गोरा चिट्टा रंग, मेरे दोस्त एहसान से 1-2 सूत ऊपर निकलता हुआ लंबा ऊंचा कद और पठानों जैसी स्वाभिमानी व्यक्तित्व। गजब की व्यवहार कुशल और मेहमान नवाज थी भाभी जान। रसोई से ही चिल्लाकर पूछती, भाई मियाँ चाय में इलायची पियेंगे या अदरक पियेंगे? और मैं हमेशा हंसकर एक ही जवाब देता, भाभी दोनों डाल दोगी तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, चाय फट जाएगी। शमीमा के शानदार व्यक्तित्व का ही कमाल था कि एहसान की बेटी भी एकदम गुलाब का फूल थी। बड़ी प्यारी सी गोल मटोल गुड़िया थी, बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। कभी उसके सर पर हाथ रखकर कहता, हमारी बेबी डॉल बड़ी होकर क्या बनेगी? तो वो तपाक से जवाब देती, चाचू चाचू मुझे डॉक्टर बनना है। पता नहीं क्यों ऐसे मौके पर एहसान भाई बस मुस्कुरा कर रह जाते थे। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, भाई जब बिटिया बोलती है कि वो डॉक्टर बनेगी तो तुम विद्रूप सी हंसी हंसकर मुस्कुरा क्यों देते हो? छोड़ो यार, बच्चे हैं। हमारे ख़ानदान में औरतें घर से बाहर जाकर काम नहीं करती, हमारे कुछ परंपराएं हैं, कुछ उसूल हैं। अरे इसमें तुम्हारे ख़ानदान का क्या मतलब है यार? वो शादी होकर जिस घर में जाएगी वो उसके ससुराल वाले तय करेंगे ना कि हमारी बिटिया जॉब करेगी या घर में रहेगी, गृहिणी रहेगी। मगर तुम अच्छी एजुकेशन तो दिलवा सकते हो, ये तो तुम्हारा दायित्व है। देखना एक दिन डॉक्टर ही बनेगी हमारी बिटिया, फिर तुम धरकर चाटते रहना अपने दकियानूसी रिवाज रवायतें। एहसान रजा के छोटे भाई जमील का बेटा शमशाद अब 17 साल का हो गया था और उसने अंग्रेजी स्टाइल के पैंट शर्ट पूरी तरह त्याग कर ऊंचा पायजामा और लंबा कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। शमशाद अब पढ़ाई छोड़कर अपने अब्बा के स्क्रैप के काम में हाथ बटाने लगा था। अब वो सलाम भी एक हाथ को हवा में झुलाकर और हल्की सी गर्दन को झुका कर मुस्लिम स्टाइल में करता था। एहसान के बच्चे किसी भी दर्जे से जमील के बच्चों के चचेरे भाई तो बिल्कुल नहीं लगते थे। चचेरे भाई तो क्या ख़ानदान के भी नहीं लगते थे। शायद शमीमा के कारण ही दोनों के बच्चों के व्यक्तित्व में इतना अंतर था कि कोई कह नहीं सकता था कि ये बच्चे एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। शमशाद तो बिल्कुल ही नहीं।
सांवला रंग, बेढंगे से दांत, ऊपर से मुर्गे जैसे पंखों वाले बालों को कड़वे तेल में भिगोकर उस पर किरोशिया से बुनी हुई गोल टोपी और ऊंचा पायजामा पहनता था। किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी करने का न तो मेरा कोई इरादा है ना अधिकार है, मगर 21वीं सदी चल रही है यार। इस आधुनिक युग में भी कुछ परिवार अरब के बद्दू बनने पर क्यों आमादा हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता। अरे इस डिजिटल युग में दुनिया ग्लोबल हो गई है भाई। अब तो अफ्रीका के आदिवासी भी टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं, भले ही वे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। खैर, 2002 के दंगों के बाद देश का माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो गया था। गुजरात में बड़े भयंकर दंगे हुए थे गोधरा कांड के बाद। तब कई दिनों तक पता नहीं इत्तेफाक से या कोई कम्प्लेक्स मेरे मन में था, मैं उसके घर नहीं जा पाया। इस बीच एहसान भी हमारी तरफ कभी नहीं आए, मगर मुझे क्या डर, हमारे बीच तो एक अनकहा अदृश्य समझौता था ना कि हम संप्रदाय और नस्लों की बातें कभी नहीं करेंगे और इस प्रकार की घटनाओं से हमारे रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी अदृश्य अलिखित समझौते के चलते हमारी दोस्ती वर्षों से बरकरार भी थी, और इसीलिए मैं एक दिन अपनी दोस्ती को मजबूत करता हुआ एहसान के घर चला गया। इत्तेफाक से जब मैं एहसान के घर में प्रवेश कर ही रहा था, तभी जमील, उसका छोटा भाई, घर से बाहर निकल रहा था। सामान्य औपचारिकतावश मेरे हाथ प्रणाम करने के लिए उठे ही थे कि उसने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और तेजी से निकल गया। आज एहसान में भी वो बात नजर नहीं आ रही थी जो अक्सर हुआ करती थी। न जाने क्यों बार बार एक चुप्पी सी आकर हम दोनों के बीच बैठ जाती। आखिर मुझे पूछना ही पड़ा, भाई मियाँ सब ठीक तो है, सब खैरियत तो है? जमील भी जा रहा था तो कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। एहसान ने एक ठंडी सांस भरी और छत की तरफ देखते हुए बोला, यार क्या बताऊं, गुजरात में मुसलमान का 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। देख भाई, इस मुल्क में कभी कभी लगता है कि हमारा रहना दूभर होता जा रहा है। कहना तो चाहता था कि दंगों के पीछे 500 साल का इतिहास छुपा है भाई, इसमें न मैं कुछ कर सकता हूँ न तुम कुछ कर सकते हो। फिर गुजरात का दंगा तो एक प्रतिक्रिया थी। अगर गोधरा में ट्रेन में आग नहीं लगाई जाती तो, मगर मैं अपने समझौते का पालन करते हुए शांत ही रहा। कुछ देर चेहरे पर ऐसा भाव लिए हम दोनों बैठे रहे जैसे किसी के यहाँ कोई मौत हो गई हो और हम शोक मनाने आए हों। इसके बाद बोझिल वातावरण को देखते हुए मैं उठना ही चाहता था कि हमारी बेबी डॉल भीतर से भागती हुई आई और बोली, सलाम चाचू, अम्मी ने चाय बना दी है, बिना पिए नहीं जा सकते। और मैं उस 13 साल की बच्ची के सर पर हाथ रखकर आशीष सी देता हुआ बैठ गया। गुजरात के दंगों का मानसिक प्रभाव थोड़े दिन में समाप्त हो गया था और हमारे रिश्ते पहले की तरह मधुर हो गए थे। दोस्ती अक्षुण्ण हो गई थी, मगर इस बीच मेरा काम भी कुछ बढ़ गया था और बदलते समय के साथ फिल्में देखने का और जासूसी उपन्यास पढ़ने का दौर भी गुजर गया था। डिजिटल युग आ गया था सूचना की क्रांति के कारण। अब बहुत सारा मटेरियल देखने का, पढ़ने का होता है, इसलिए ये सब शौक कुछ कम और पुराने होते जा रहे थे। इसलिए कई बार महीनों महीनों मुलाकात नहीं होती थी। जाड़ों का सवेरा था। बड़े दिनों के बाद एहसान भाई हमारे घर पर आए। उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा और एक खूबसूरत सा वैवाहिक निमंत्रण पत्र था। उन्होंने उल्लासित और खुशी भरे शब्दों से बताया, बिटिया गुल का रिश्ता तय हो गया है, आने वाली 26 तारीख को निकाह तय पाया गया है। तुझे सारे परिवार और बच्चों के साथ आना होगा, और सुन, अम्मा जी को भी साथ लाना, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। अरे अभी तो 17 की भी नहीं हुई हमारी बेबी डॉल। अरे एहसान भाई, ये तुम क्या कर बैठे भाई? ऐसी भी क्या जल्दी पड़ी थी? उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने देते।
अब्बा मियाँ की बात हमारे घर में कोई नहीं टाल सकता दोस्त, उनका हुक्म तो मानना ही पड़ा। शमीमा भी नहीं चाहती थी कि अभी शादी की जाए, मगर जो अल्लाह ताला की मर्जी। खैर, जो कुछ हो गया ठीक ही हो गया, मैं भी अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाऊंगा। कार्ड उर्दू में छपा था, इसलिए तारीख और वेन्यू जानने के बाद उसमें सर खपाने का कोई मतलब नहीं था। तय समय पर मैं और पत्नी एक बड़ा सा गिफ्ट और शगुन का लिफाफा लेकर निकाह में पहुंच गए। एहसान भाई और भाभी शमीमा ने बड़े तपाक से हमारा स्वागत किया। घर के कई लोग हाथों में चमेली के फूलों की माला लिए बारात के स्वागत के लिए द्वार पर खड़े थे। मैं भी लड़की वालों का फर्ज निभाते हुए एक चमेली के फूलों की माला लेकर बारातियों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ा हो गया। तभी मैंने उत्सुकता से पूछा, भाई बारात कहाँ से आ रही है? क्या करते हैं हमारे दूल्हे मियाँ? अरे, तुमने कार्ड को ठीक से पढ़ा नहीं क्या? अपने जमील का बेटा शमशादी तो है दूल्हा। हमारे यहाँ अक्सर लड़कियों को बाहर नहीं भेजते ताकि हमारी नस्ल बनी रहे। शमशाद ने भी स्क्रैप का अच्छा काम जमा लिया है भाई, खूब मेहनत करता है, पैसे कमा रहा है, दोनों खुश रहेंगे। ओह माय गॉड, सन्न रह गया मैं तो। कहाँ वो जली हुई लकड़ी सा खड़ूस कबाड़ी का लौंडा शमशाद, और कहाँ हमारी बेबी डॉल गुल। आंखों में भविष्य के सपने लिए हुए दुनिया को जीत लेने की हसरत रखने वाली उत्साही लड़की। कल उसकी सारी महत्वाकांक्षा, सारी हसरतों को कुचलते हुए उसे मजहब की शाह दीवारों में कैद कर दिया जाएगा जिंदगी भर के लिए। उफ, कैसा अन्याय हो गया फूल सी बिटिया के साथ। क्या इन्होंने डॉक्टर बनने की तमन्ना रखने वाली मासूम गुल की सहमति ली होगी? जो चिड़िया जिंदगी में ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, मजहब के बासी हो चुके सड़ांध मार रहे लबादे में लिपटी एक कबाड़ी के साथ बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर कैसे जिंदगी गुजारेगी हमारी बुटिया। मन बड़ा खराब सा हो गया था। गुल को बचपन से देखा था, खेलते कूदते नाचते उछलते। बार बार उसका मासूम चेहरा आंखों के सामने घूम जाता, जैसे आज भी मेरे गले में हाथ डालकर कह रही हो, चाचू चाचू मुझे बचा लो, मुझे तो डॉक्टर बनना है ना। सारे लोग विवाह के समारोह में मशगूल थे और दरमानदता की वेदी पर जिभे हो रहे सपनों का जश्न मना रहे थे, मगर अब मैं वहां करता तो क्या करता। मैं उस हसरतों, जीवन की उमंगों और उल्लास से भरे मासूम चेहरे को सड़ी हुई परंपराओं, रूढ़ियों और दकियानुसी रवाजों की दलदल में डूबता हुआ देखता रहा। फिर वहाँ खाने का एक कोर भी मुझसे निगला नहीं गया और मैं छाती सा पत्थर धरे चुपचाप वहाँ से निकल आया। नमस्कार, धन्यवाद।